दिशा की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड के फर्स्ट चैप्टर यानी द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिहार बोर्ड के जो भी स्टूडेंट हैं जो कि हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं और उन्हें इंग्लिश समझने में दिक्कत हो रही है, उनके लिए आज हम लोग हिंदी और हिंदी इंग्लिश मीडियम में एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जल्द ही उनकी बैच स्टार्ट होगी इसी मंथ में। तो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन करें। और वैसे स्टूडेंट जो कि जिनको इंग्लिश में दिक्कत हो रही है उनके लिए स्पेशल इंग्लिश सेशन होगा, स्पेशल इंग्लिश क्लासेस होगा, जहाँ पे उनके कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप किया जाएगा और उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं द सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस अवस्था हिंदी माध्यम में। हम लोग ठोस के बारे में पढ़े थे यानी कि सॉलिड के बारे में पढ़े थे। जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं यानी कि ठोस, द्रव और गैस, इस तीनों अवस्था को निर्धारित करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं। एक होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्स, जिसको अंतरकाशीय बल भी कहते हैं, और दूसरा होता है थर्मल एनर्जी यानी कि उष्मीय ऊर्जा। ये दोनों फैक्टर जो होता है, ये दोनों जो कारक होते हैं, वो पदार्थ की तीनों अवस्था को निर्धारित करते हैं। अब सॉलिड, लिक्विड और गैस यानी कि ठोस, द्रव्य और गैस, इस तीनों में सबसे ज़्यादा जो अंतरकाशीय बल होता है या अंतराण्विक बल होता है वो ठोसों में होता है, यानी ठोस में अंतराण्विक बल बहुत ज़्यादा होता है। और इस कारण से उनके बीच का जो दूरी होती है, उनके मॉलिक्यूल यानी उनके अणुओं के बीच की जो दूरी होती है वो कम होती है। ठोस जो होते हैं उनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता, दैट मीन्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। जो ठोस होते हैं उनके अणुओं के बीच की दूरी कम होती है और अणु के बीच जो अंतरकाशीय बल होता है या अंतराण्विक बल होता है इतना मजबूत होता है कि मॉलिक्यूल यानी कि अणु एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, चल नहीं सकते, और इस कारण से अपने ही इस स्थान पे दोलन करते हैं या वाइब्रेट करते हैं। ठीक है। अब ठोस जो होता है उसके बाद दूसरा एक जो फिजिकल स्टेट होता है वो होता है लिक्विड और गैस यानी कि द्रव्य और गैस। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड कहते हैं क्योंकि इसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि वो बहने की प्रवृत्ति होती है। ठोस का जो दो टाइप होता है वो होता है एक क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस वैसे ठोस को कहते हैं जिनके जो रचक इकाई होते हैं यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं वो एक डेफिनेट, एक नियमित और क्रमिक रूप से व्यवस्थित रहते हैं, तो उनको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो अगर उनका रेगुलर अरेंजमेंट है, एक नियमित व्यवस्था है जिसमें उनके नियमित रूप से उनके जो रचक अणु होते हैं या परमाणु होते हैं वो व्यवस्थित रहते हैं, तो उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। अब जैसे आपका हीरा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम सल्फेट हो गया, आयोडीन हो गया, ठीक है, इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं या जो रचक इकाई होती है वो आयन होते हैं या परमाणु होते हैं या अणु होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस तरह की ठोस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपके पास आणविक ठोस है तो उसकी रचक इकाई अणु होगी यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मॉलिक्यूल होगी, और अगर परमाणुविक ठोस है यानी एटॉमिक सॉलिड है तो उनकी रचक इकाई यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होंगे वो परमाणु होंगे। आयनिक ठोस में वही रचक इकाई यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण जो गुण होते हैं जो कि क्रिस्टलीय ठोसों के लक्षण को दिखाते हैं? पहला कि जो अवयवी घटक होते हैं वो नियमित क्रम से व्यवस्थित रहते हैं, यानी कि इनमें डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। जो भी क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके गलनांक जो होते हैं और क्वथनांक वो डेफिनेट होते हैं, यानी कि तीक्ष्ण और निश्चित होते हैं। ठीक है। जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं चाकू की मदद से तो हम देखते हैं उसकी बाहरी सतह जो होते हैं वो नियमित होता है। अगर बाहरी सतह खुरदुरा हो या इरेगुलर हो तो इसका अर्थ है कि वो क्रिस्टलीय ठोस नहीं। तो क्रिस्टलीय ठोस के एक महत्वपूर्ण गुण होते हैं कि उसमें एक रेगुलर स्मूथ सरफेस होता है। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है वो एनाइसोट्रोपिज्म कहते हैं, जिसको हम विषमदेशिक भी कहते हैं। एनाइसोट्रोपिज्म यानी विषमदेशिक का अर्थ क्या होता है कि जब हम किसी क्रिस्टलीय ठोस को के भौतिक और रासायनिक गुणों को अलग अलग दिशाओं में मापते हैं, मेजर करते हैं, तो हम देखते हैं उसका जो मान होता है वो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आता है। यानी हम दूसरे टर्म में कह सकते हैं, दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि एनाइसोट्रोपिज्म इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स शो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि क्रिस्टलीय ठोस के जब भौतिक और रासायनिक गुणों को अलग अलग दिशाओं में मापते हैं तो वो अलग अलग मान प्रदर्शित करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस के जो रचक इकाई होते हैं उनका जो व्यवस्थित क्रम होता है वो अलग अलग दिशाओं में भिन्न होता है, और ये भिन्नता के कारण वो एक ही भौतिक गुण को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग मान के रूप में दिखाते हैं। दूसरा हमारे पास जो इंपॉर्टेंट ठोस सॉलिड होता है वो होता है एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस।
अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें रचक इकाई जो होते हैं या कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं व्यवस्थित रूप से नहीं रहते, यानी कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोई नियमित व्यवस्था नहीं रहता। जैसे कांच है, प्लास्टिक है, रबर है, ये सारा जो है वो अक्रिस्टलीय ठोस होता है या अमॉर्फस सॉलिड होता है, क्योंकि इनकी जो रचक इकाई होते हैं एक क्रमिक रूप से व्यवस्थित नहीं होते। कई जगहों पे हम लोग रबर या कांच को सीरो सॉलिड या आभासी ठोस भी कहते हैं। आभासी ठोस इसलिए कहते हैं क्योंकि दिखने में ठोस की तरह लगता है, सॉलिड की तरह लगता है, लेकिन इसकी जो गुण होते हैं वो लिक्विड यानी कि द्रव्य से ज़्यादा मेल खाता है। लिक्विड की तरह नहीं, द्रव्य की तरह ये भी जो होता है, इसके मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह फ्लो करते हैं, बहने की प्रवृत्ति होती है। और इस कारण से क्या होता है कि ओल्ड बिल्डिंग यानी कि पुराने मकान या दरवाजे की जो खिड़कियाँ होती हैं वो धीरे धीरे उसकी जो निचली सतह है वो मोटी होने लगती है। किसका अर्थ ये हुआ कि कांच के जो अणु या परमाणु होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहे हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और ये जो गुण होता है वो द्रव्य की गुण होती है। इस कारण से कांच को हम लोग आभासी ठोस भी कहते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस के क्या क्या लक्षण होते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस में जो रचक इकाई होते हैं जैसे कि अणु या परमाणु, उनकी एक नियमित व्यवस्था नहीं होती, वो एक नियमित रूप से व्यवस्थित नहीं होते, उनका निश्चित गलनांक नहीं होता है। और जब हम उसके सरफेस को काटते हैं, उनकी सतह को काटते हैं, तो बाहरी सतह जो होता है अनिव्यवस्थित व्यवस्था दिखाता है या खुरदरा होता है। खुरदरा होने का अर्थ ये हुआ कि उनका एक निश्चित पैटर्न नहीं होता है। ये समदेशिक होता है। समदेशिक यानी आइसोट्रोपिज्म कहते हैं। इसका अर्थ हुआ कि हम किसी भी दिशा में अगर अलग अलग भौतिक गुणों को मापते हैं तो उसका एक ही मान आता है। यानी कि अगर हम अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो देखते हैं कि उसका वैल्यू जो होता है, उसका मान जो होता है वो सभी दिशाओं में एक समान है। जब इस तरह की घटना हमें ये प्रदर्शित करती है तो इसी को हम लोग आइसोट्रोपिज्म भी कहते हैं। पहले बताया था कि ये आभासी ठोस होते हैं क्योंकि दिखने में ठोस की तरह लगते हैं, लेकिन इनकी जितने भी गुण होते हैं, इनकी जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो लिक्विड यानी द्रव्य से ज़्यादा मेल खाता है। अच्छा, यहाँ पे जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, और वो जो होते हैं वो एक निश्चित ताप पे गर्म होने पे पिघलते हैं, लेकिन उनका एक नियमित जो होता है गलनांक और क्वथनांक नहीं होता। एक रेंज होता है, एक परास होता है, ताप का परास होता है जहाँ पे वो गलते हैं। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट जो है क्रिस्टलाइन और नॉन जो आपका अमॉर्फस सॉलिड है, उसमें अक्रिस्टलीय सिलिकॉन का यूज होता है। वो सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि ये बेस्ट मटेरियल होता है जो कि सनलाइट को इंट्रैप करता है और उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, आइसोट्रोपिज्म तो ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये अक्रिस्टलीय ठोस समदेशिक होते हैं। इसका तात्पर्य है कि इनके भौतिक गुण सभी दिशाओं में समान होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अणु, परमाणु या आयन जो उसमें उपस्थित होते हैं उसकी अनियमित या अव्यवस्थित तरीके से वो अरेंज रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या डिफरेंस है। पहला, ज्यामिति आकार। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित होता है, यानी इसका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न होता है। इनका ज्यामितीय आकार निश्चित नहीं होता है। इसमें अवयवी कणों की व्यवस्था जो होती है वो दीर्घपरासी होती है, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। मतलब कि अगर एक ही पैटर्न है तो अलग अलग सतहों पे यह वही जो पैटर्न होता है वो रिपीट होता है, यानी पुनः दोहराव होता है। यानी कि वो एक या दो लेयर जो होता है उसमें नहीं होता। जबकि ये क्या होता है, एक तरह का जो व्यवस्था होता है वो इन्फिनाइट लेयर यानी कि अनंत तक रूप से वो अपने आप को दोहराता है। ठीक है, इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, यानी कि लघु बराबर व्यवस्था होती है। इसकी प्रकृति जो होती है ये ट्रू सॉलिड है क्योंकि इसकी गुण जो होते हैं वो ठोस से मिलते हैं। ये इसको या तो हम सुपरकूल लिक्विड या अतिशीतित द्रव्य कहते हैं या आभासी ठोस कहते हैं। गलनांक जहाँ कहते हैं तो इसके गलनांक निश्चित होता है, जबकि इसका गलनांक जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक निश्चित नहीं होता है। ये एक जो लॉन्ग रेंज होता है उस पर यानी एक ताप परास होता है जिसपे धीरे धीरे ये पिघलते हैं। इसका एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन है, लेकिन ये जो होता है यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका, यानी अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनका एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। जब हम तेज धार वाले किसी औजार से किसी क्रिस्टल ठोस की सतह को काटते हैं तो उनका जो सतह जो होता है वो सपाट व चिकनी सतह होती है। और जब हम किसी अक्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तो वो इरेगुलर सरफेस देता है और ये समान व चिकनी सतह वाला नहीं होता। ठीक है, जहाँ तक हम ट्रोपिज्म यानी इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोले तो ये एनाइसोट्रोपिक होता है, यानी ये विषमदेशिक होता है, और ये समदेशिक होता है। यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में यानी कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड में क्या अंतर है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को किस तरीके से वर्गीकृत करते हैं, किस तरीके से क्लासीफाई करते हैं।
क्रिस्टल ठोस को उनमें जो विभिन्न तरह के बंधन बल होते हैं यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स होते हैं उनके आधार पे विभाजित किया जाता है। तो जो प्रमुख विभाजन है वो आयनिक ठोस है यानी आयनिक सॉलिड है, आणविक ठोस यानी मॉलिकुलर सॉलिड है, और तीसरा जिसको हम कोवलेंट सॉलिड या सहसंयोजी ठोस भी कहते हैं, चौथा होता है मेटेलिक क्रिस्टल या धात्विक ठोस। सबसे पहला जो होता है आयनिक सॉलिड होता है। आयनिक सॉलिड किसको कहते हैं हम लोग, यानी कि आयनिक ठोस किसको कह दिए, आयनिक सॉलिड। वैसे ठोस जिनकी क्रिस्टलों की संरचना धनायन व ऋणायन से मिलकर बनती है। धनायन इसका अर्थ हुआ, धनायन का अर्थ हो गया, ये हो गया कैटायन, इंग्लिश में कहते हैं कैटायन, और ऋणायन का अर्थ हो गया, ये ऋणायन जो हो गया यानी ये हो गया आपका एनायन। ठीक है, तो जैसे NaCl है तो किससे बना हुआ है, Na प्लस और Cl माइनस, तो ये हो गया कैटायनिक पार्ट यानी कि धनायन, और ये हो गया एनायन यानी कि ऋणायन। तो आयनिक ठोस की रचक इकाई क्या है, रचक इकाई है धनायन और ऋणायन। ठीक है, ये रचक इकाई होगी धनायन और ऋणायन। इसको हम लोग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल भी कहते हैं, इंग्लिश में कैटायन और एनायन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इसको। अब हम यहाँ देखें कि आयनिक ठोस में क्या हो गया, यहाँ पे जैसे एक क्रिस्टल का उदाहरण दिया गया कि एक Na प्लस है, एक Cl माइनस है, जो कि अरेंज्ड है एक नियमित व्यवस्था में, जिससे आयनिक सॉलिड का निर्माण होता है। अच्छा, जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं, जितने भी आयनिक ठोस होते हैं, वो ध्रुवीय विलायक में विलय होते हैं। यहाँ पे हम टर्म यूज किए पोलर सॉल्वेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक। क्या होते हैं ध्रुवीय विलायक, ध्रुवीय विलायक होते हैं जिनमें द्विध्रुव होता है यानी कि डायपोल मोमेंट होता है, जैसे कि वाटर, वाटर एक ध्रुवीय विलायक है। अब यानी जितने भी NaCl है यानी जितने भी आयनिक यौगिक हैं वो सारे जो हो गए वो वाटर में यानी कि जल में विलय होते हैं, यानी कि जल में घुलनशील होते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट पे आपका पोलर क्या हो गया, वाटर हो सकता है, फिर आपका ये मेथनॉल है, उसी तरीके से इथेनॉल होगा। अच्छा, ये जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होता है। जितने भी आयनिक यौगिक होते हैं अपने ठोसी या क्रिस्टलीय अवस्था में वो जो होता है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत ऊर्जा का कंडक्शन नहीं करता है, यानी कि उससे विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो सकती, जबकि वही मोल्टेन और डिजॉल्व स्टेट में यानी कि अपने गलित अवस्था में ये जो होता है अपने से विद्युत को प्रवाहित होने देता है। यानी कि इनका गलनांक और क्वथनांक यानी कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत उच्च होता है, क्योंकि इसमें जो प्रबल विद्युत आकर्षण बन रहता है। आयन्स के बीच जो होता है एक कूलाम्बिक फोर्स काम करता है। क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर में आप लोग ने पढ़ा होगा, जो कूलाम्बिक फोर्स होता है हम क्या लिखते हैं उसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। यहाँ पे Q1 क्या हो गया, Q1 हो गया आपका आवेश का परिमाण, यानी पहले कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द फर्स्ट पार्टिकल, यानी कि प्रथम पार्टिकल पे चार्ज का आवेश का परिमाण पहले पार्टिकल पे, आवेश का परिमाण दूसरे पार्टिकल पे। तो Q1 और Q2 अगर बढ़ेगा, Q1 Q2 बढ़ेगा तो आकर्षण बल जो होता है यानी अट्रैक्टिव फोर्स भी जो होता है वो भी बढ़ जाता है, अगर अंतरान्विक दूरी बढ़ेगा तो यही जो अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल होता है उसका मान जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है Q1 Q2 अगर पॉजिटिव है तो ये प्रतिकर्षण को दिखाएगा। इसका अर्थ हुआ है दोनों जो होता है या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव, यानी कि रिपल्सन को दिखाता है। अगर Q1 Q2 नेगेटिव है तो ये आकर्षण को दिखाता है, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्स यानी आकर्षण बल इसमें लग रहा है, यानी ये अट्रैक्टिव फोर्स को दिखाता है। ठीक है,
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट में पहले ही बता चुके हैं कि विपरीत आवेश वाले आयनों के मध्य कूलम्ब का आकर्षण बल रहता है, यानी द अपोजिट आयन्स अट्रैक्टेड बाय कूलम्बिक फोर्स। अच्छा, ये ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं और विलयन या गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं। कारण क्या होता है कि ठोस अवस्था में इसके बीच प्रबल वैद्युत आकर्षण बल होता है जो कि आयन्स को बांधे रखते हैं, Na+Cl- फिर Na+Cl-। इसी तरह की प्रबल विद्युत आकर्षण बल जो होता है ठोस अवस्था में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इस कारण से ये एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, इससे विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकता, यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन जब इसको हम डिजॉल्व स्टेट में लाते हैं, यानी विलयन की अवस्था में लाते हैं, तो NaCl जो होता है उसके बीच का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो टूटना शुरू हो जाता है। अब ये जो आयंस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इसमें वैद्युत का प्रभाव हो सकता है और वो वैद्युत को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। पहले बताया कि ठोस अवस्था में आयन गतिशील नहीं होते, जबकि गैस और द्रव अवस्था में आयन गतिशील होते हैं। दूसरा होता है आणविक ठोस। आणविक ठोस उसको कहते हैं जिसमें क्रिस्टल की संरचक इकाई जो होती है वो अणु होते हैं, जैसे I2 हो गया, CH4 हो गया, CO2 हो गया। अच्छा, यहाँ पे S का यूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ पे सॉलिड है, L है अगर तो लिक्विड दिखा रहा है। अच्छा, इसमें जो क्रिस्टल के अणु के बीच जो आकर्षण बल काम करता है वो किस कारण से होता है, वो वंडरवाल फोर्स के कारण होता है। वंडरवाल फोर्स काम कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड काम कर सकता है, या जो होता है लंदन डिस्पर्सन फोर्स काम कर सकता है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, एक होता है पोलर, एक होता है नॉन पोलर और तीसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, यानी कि एक कहलाता है ध्रुवीय आणविक ठोस, एक कहलाता है नॉन पोलर यानी अध्रुवीय आणविक ठोस, और तीसरा जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हाइड्रोजन आबद्ध आणविक ठोस कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।